गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना, बहुत हैं फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे तो दुश्मन से खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी कदमों में सिर अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे सिर अंग्रेज़ों के कदमों में झुके हुए थे और किस तरह से पूरी इंडियन हिस्ट्री यहाँ समराइज करके लिखी गई है, जो कि पॉलिटी के पार्ट में आती है। तो उसमें कल हम लोगों ने देख लिया था, या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के पहले की बातें। अब हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के आगे। तो जो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें हो क्या रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों की नई अपॉइंटमेंट हो रही है या नई नियुक्ति हो रही है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर। इनका काम था जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं, जो वाणिज्य से संबंधित काम है, व्यापार संबंधित काम है, उसे देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो विभाग बनाया गया था, वो किस लिए, मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दो बॉडी इस्टेब्लिश हो रही हैं कहाँ पे, पिट्स इंडिया एक्ट में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दो बातें लेकर के आ रहा है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है, कॉमर्शियल अफेयर के लिए जाना जाता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। इसके बाद अब बात आती है पॉलिटिकल अफेयर में क्या क्या ये देखता है, तो सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो सिविल की बातें हैं, ठीक, नागरिक व्यवस्था से संबंधित, रेवेन्यू राजस्व से संबंधित, कर लगान, इन सब से संबंधित, और मिलिट्री अफेयर्स जो सेना से संबंधित चीजें हैं वो देखने का काम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। नाउ मूव फॉरवर्ड। कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जो कंपनी की टेरिटरी है, कंपनी ने जहां तक कब्जा कर रखा था, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहां तक कब्जा कर रखा था, अब उस क्षेत्र को पहली बार नया टर्म दिया गया, नया नाम दिया गया, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अब वो ब्रिटिश पोजेशन कहा जाने लगा, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाने लगा कि वो ब्रिटिश कब्जे की चीज है। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और काम किया इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में। ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कंपनी के अफेयर्स को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में देखेगा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है, सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब सुप्रीम कंट्रोल हो गया, मतलब सबसे ज्यादा कंट्रोल आ गया। पूरा सर्वे सर्वा कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके ऊपर, जो भी कंपनी के अफेयर्स हैं, जो भी उसके रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उन सब पे अब अधिकार है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। मतलब कंपनी के सारे कामकाज पर अपना आधिपत्य जमा लिया है किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब पिट्स इंडिया एक्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात आती है एक्ट ऑफ 1786 की। 1786 का ये एक्ट है, ये क्या कर रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कौन बताएगा आप लोगों में से, हाँ बताइए, वेरी गुड, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग। हम लोगों ने कल ये देख लिया था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात आ रही है, और ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जिनका मकबरा यहाँ बना हुआ आपके गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में। और ये क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, लेकिन दो कंडीशन इन्होंने रख दी, दो शर्तें रख दी। इन दो शर्तों के बाद इनको इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं मैं बनूंगा गवर्नर जनरल, लेकिन मुझे ये, क्योंकि इनका भाई उस समय अच्छा खासा कंट्रोल चल रहा था कंपनी में और साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तभी बनूंगा जब मुझको ये दो पावर दिया जाएगा, और इनकी बात मान ली भी गई। पहला कंडीशन क्या था, नॉट टू बी बाउंड विद डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल मैटर्स, कि मैं, मतलब मैं कौन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कंपनी या काउंसिल के कोई भी डिसीजन पे, काउंसिल के किसी भी डिसीजन पे बाउंड नहीं रहूंगा इन स्पेशल मैटर। मतलब जो स्पेशल मैटर्स हैं, कुछ ऐसे मैटर्स जिन पर मुझे कोई नहीं बोलेगा, मैं अकेले उस पर फैसला लूंगा, काउंसिल से उसका लेना देना नहीं रहेगा।
नेक्स्ट, वांटेड द डेजिग्नेशन ऑफ कमांडर इन चीफ, और ये एक नया पद चाहते थे कमांडर इन चीफ का। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाउ ये दो एक्ट हम लोगों ने देख लिया, पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद एक्ट ऑफ 1786। फिर बात आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। एक पूरा टाइमलाइन लिखा गया, आप लोग को टाइमलाइन दिमाग में सेट करना है अपना। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी और ये क्या बन जाते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं। और इसके बाद उसी को कंटिन्यू करते हुए आता है 1793 का चार्टर एक्ट। यहां पर बोला गया है रूल वॉज एक्सटेंडेड। कौन सा रूल? यही रूल, नॉट टू बी बाउंड विद डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल, कि मैं अपने काउंसिल के, अपने परिषद के लोगों के बात को मानने के लिए बाध्य नहीं रहूंगा। ये जो शर्त थी इसी को कंटिन्यू किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब और फैला दिया गया, बढ़ा दिया गया। रूल वाज एक्सटेंडेड फॉर ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, मतलब ये बातें सभी गवर्नर जनरल और सभी गवर्नर्स के लिए अप्लाई कर दी गई नेक्स्ट चार्टर एक्ट में। अभी क्या था? सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह हक दिया गया था कि नहीं, आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। स्पेशल मैटर्स कुछ हैं जिनमें आपको इंटरफेयर नहीं किया जाएगा एंड यू कैन डिसाइड योर ओन डिसीजन। नाउ अब ये क्या हो रहा है कि ये सारे जो अधिकार थे ये बाकी जितने भी गवर्नर जनरल और आने वाले गवर्नर जनरल थे और गवर्नर्स थे उन सबको ये अधिकार दे दिया गया। फिर क्या हो रहा है? दूसरी बात इसमें आ रही है 1793 में मोनोपोली राइट्स ओवर ट्रेड इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। ये जो मोनोपोली राइट्स है, मोनोपोली मतलब अकेले काम करने का जो अधिकार है, इनका अकेले व्यापार करने का अधिकार है, किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट किया था, बताया गया था लास्ट क्लास में कि ग्रांट मिला था, मतलब परमिशन मिली थी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, और उस परमिशन को, उस मोनोपोली राइट्स को, मतलब कि ब्रिटेन से और कोई दूसरी कंपनी नहीं जाएगी ट्रेड करने के लिए इंडिया में, ये बातें बता दी गई थी। ठीक है, तो हर बार इसको एक्सचेंज करना होता था, जैसे हम लोग कोई लाइसेंस लेते हैं उसका रिन्यूअल कराना होता है, सेम उसी वे में इन लोगों को भी 20 साल का और एक्सटेंशन मिल गया कि आप अगले 20 साल तक और इंडिया में मोनोपोली ट्रेड कर सकते हैं, मतलब अकेले व्यापार कर सकते हैं, दूसरी कंपनी नहीं आएगी। तीसरी बात क्या है? स्टार्टेड द पेमेंट टू टू द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड इट्स एम्प्लॉइज वाज मेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। अब यहां से 1793 से देखिए, यहां से भारत का शोषण स्टार्ट हो रहा है। शोषण तो स्टार्ट हो चुका है लेकिन यहां से असली शोषण स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है शोषण? अब भारत के रेवेन्यू से, भारत के राजस्व से, भारत के पैसे से पेमेंट किया जा रहा है। किसको? कंपनी के लोगों को, मेंबर्स को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं और उनके जो एम्प्लॉइज हैं, इनको अब सैलरी या उनको पेमेंट करने का काम भारत के पैसे से किया जा रहा है। अभी कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मुनाफे में से अपने पैसे से दे रही थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब क्या है, भारत का जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू से, और ये रेवेन्यू आ कहां से रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बाद 1765 में दीवानी राइट्स मिल जाती है, दीवानी का अधिकार मिल जाता है, जिसके तहत राजस्व का अधिकार इन लोग को मिल जाता है जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, और उसी रेवेन्यू का, उसी राजस्व का अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर पेमेंट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को। पैसा हमारा फल फूल रहे हैं अंग्रेज और हमारा शोषण कर रहे हैं, और इसीलिए जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि किसी का भी सिर कदमों में अच्छा नहीं लगता, तो बस यही बात थी यहाँ पर कि अब हम लोग के साथ शोषण यहाँ स्टार्ट होता है। ये बातें जब आपके अंदर जाएंगी तो आपको भी होगा कि नहीं, अब ये इतिहास दोहराना नहीं चाहिए। जो हम लोग दिन पर दिन वेस्टर्न कल्चर की ओर इतना भागे जा रहे हैं बिना उसके भाव को समझे कि कहाँ क्या सही है क्या गलत है, इसको बिना समझे अगर हम लोग जो कहते हैं ना अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। चीज़ों को समझना चाहिए कि कहाँ क्या पॉइंट सही है क्या गलत है। जो अच्छी हैं उनको एक्सेप्ट करिए, जो नहीं है उसको मत करिए। और ये जो समझ आती है अच्छे और बुरे की, ये आपकी शिक्षा से आती है। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज के वीडियो से, और आज आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, लेकिन एक बार यूपीएससी लेवल का तैयारी जरूर सबको करना चाहिए। जितने भी ग्रेजुएट हैं हमारे इंडिया में या बाहर, जो भी इस एग्ज़ाम को देखते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे नोटिफिकेशन में नेपाल भूटान सबके लिए आता है नोटिफिकेशन। बट जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस बात को समझें कि यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि उसमें हर बात कवर हो जाती है। मतलब एक बंदा जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, उसे हमारे समाज के लगभग हर क्षेत्र से
उसे ज्ञान हो जाता है कि हमारा समाज कैसे चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, इसको कैसे दूर किया जाए, हर चीज़ के बारे में हमें पता चल जाता है। हमारी इकॉनमी कैसे रन कर रही है, पॉलिटी कैसे चल रही है, हमारा हिस्ट्री क्या रहा है, हमारी ज्योग्राफी क्या है, उसका इफेक्ट क्या है हमारे ऊपर, हमारे कल्चर पर इसका क्या इफेक्ट आता है, ये सारा नॉलेज हमको मिलता है इससे। और ये एक जागरूक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ये हमारा जो वीडियो है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है, ये सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं बल्कि वो उन सभी लोग के लिए है जो समाज में अपना एक अच्छा स्थान बनाना चाहते हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हो रहा है, कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इंडेड। यहाँ हमने क्या देखा 93, और 93 में जब हम लोग 20 ऐड करते हैं, 20 साल ऐड करते हैं तो 1813 आ जाता है ना, 1813 आ जाता है। तो 20 साल तक के लिए इन लोग को एक्सटेंड कर दिया गया था कि आप लोग मोनोपोली है आप लोग को ट्रेड करने के लिए, मतलब आपको एकाधिकार है कि आप अकेले वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं इंडिया में। लेकिन 1813 में इनकी जो मोनोपोली थी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, उसको एंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, एक्सेप्ट ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना। लेकिन दो चीजें अभी भी हो रही थी, चाय का व्यापार उसमें मोनोपोली थी, और दूसरा क्या, चाइना के साथ ट्रेड करने का जो अधिकार था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये अधिकार मिले थे चाय का व्यापार करने के लिए, टी का, और दूसरा चाइना के साथ व्यापार करने के लिए, इसको नहीं छीना गया। इसमें मोनोपोली अभी भी बरकरार है। ठीक है, यहाँ एक्सेप्शन है, अपवाद है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरी बात क्या है, लोकल गवर्नमेंट वाज ऑथोराइज्ड टू इम्पोज टैक्स ऑन पीपल। अब जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हक दे दिया गया कि अब वो वहां के लोगों पर टैक्स लगा सकती है। समझ में आया ना, टैक्स लगा सकती है, इम्पोज टैक्स। अब वो टैक्स, उसको कोई रेगुलेशन नहीं था, मतलब वो टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, लोकल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए 20-20 साल का अंतर है, दिख रहा है ना, 20-20 साल पे रिवीजन हो रहा है। यहां पे क्या बोला गया, फाइनल स्टेप्स टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब इसको ब्रिटिश इंडिया कहा जा रहा है, जो हमारा भारत है इसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाने लगा। कब से कहा जाने लगा, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश इंडिया है, अभी कल राज्यसभा टीवी पर डिबेट आ रही थी, उसमें बोला जा रहा था कि ब्रिटिश इंडिया कहना कहां तक उचित है, कहां तक उचित नहीं है। तो उसमें जो इतिहासकार आए हुए थे डिबेट के लिए, उन लोग का कहना था कि भारत को हमेशा विदेशी आक्रांताओं ने जो यहाँ पर आकर के इसको लूटे हैं, यहाँ से हम लोग को परेशान करके गए हैं, उन सब ने भारत की महिमा को कभी भी वर्णित नहीं किया। वो अपने ही तरीके से एक्सप्लेन करते थे, कुछ भी एक्सप्लेन कर जाते थे, इसलिए हमेशा भारत को नीचा दिखाने के लिए इतिहास लिखा गया। तो कल की जो डिबेट थी राज्यसभा टीवी के, आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा, और बाकी आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं चैनल। तो उसमें ये बताया गया कि भारत का इतिहास दोबारा लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए, इस पर डिबेट थी। तो इस पर आप लोग का क्या व्यू है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहां बात आती है कि जो सेंट्रलाइजेशन होता है किसका, ब्रिटिश इंडिया का, उसका फाइनल स्टेप है। ये कैसे फाइनल स्टेप, ये समझते हैं। अब जो ब्रिटिश इंडिया है वो सेंट्रलाइज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो केंद्रीकृत हो रहा है। अब उसका पावर और बढ़ता जा रहा है, वो सेंटर में आ रहा है। कैसे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, इधर देखिए हो क्या रहा है। हुआ ये कि पहले गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। प्रेसिडेंसी में कौन सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी, इस तरह की जो प्रेसिडेंसी थी उनके गवर्नर होते थे, और सबकी रैंक इक्वल होती थी। ठीक, सारे गवर्नर सब इक्वल होते थे। लेकिन इनमें से जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको प्रमोट करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इनके अंडर में बाकी के ये 3 आ गए, पास में आ रहा है, या और भी जो प्रेसिडेंसी थी वो आ गई। अब इनका ये हो गए बंगाल के। तो इसके बाद जब इनका प्रमोशन हो रहा है तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, ये बंगाल हैं, ये इंडिया बन गए। अब इसके अंडर में पूरे इंडिया की जितनी भी प्रेसिडेंसी है सब आ जाते हैं, मतलब पोस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, पावर बढ़ाते जा रहे हैं। जो गवर्नर जनरल उनकी पावर बढ़ाई जा रही है लगातार। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो यहां पर क्या हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है ये फाइनल स्टेप है। धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे एक एक प्रेसिडेंसी को कवर करते करते फिर एक बड़ा एरिया, फिर जाते जाते पूरा एरिया इंडिया का कवर कर लिया गया, और एक नया डेजिग्नेशन, नया पद सृजन किया गया किसका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। और उनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही वॉज द
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। दूसरा काम क्या हो रहा है, प्रीवियस लॉज, जो अभी तक इसके पहले लॉ आ रहे थे, ठीक, लॉ रेगुलेशन थे, अब क्या है, फ्रॉम नाउ एक्ट, अब इनको एक्ट कहा जाने लगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देख रहे हैं, ये सब रूल रेगुलेशन में काउंट होते थे, इन सबको रूल और रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन अब से इनको एक्ट कहा जाने लगा। और एक्ट कहा जाने लगा मतलब इनकी इन्फोर्सिबिलिटी और बढ़ गई, मतलब अब इनका उत्तरदायित्व तो और बढ़ गया है, इसको इन्फोर्स किया ही जाना है, इसका एक्ट बनने का ये मतलब हुआ। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, अब वो प्रशासन संभालेगी। अभी तक क्या थी वो, टिल नाउ कॉमर्शियल बॉडी, वो एक व्यापारिक निकाय के तौर पे काम करती थी, कॉमर्शियल बॉडी थी, लेकिन अब वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, मतलब प्रशासनिक निकाय के तौर पे वो काम करेगा, प्रशासन संभालेगा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप लोगों ने देखा कैसे 1600 में ट्रेडिंग के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गए, प्रशासन करने लगे, शासन करने लगे। मतलब घर में आए, कहीं हमको शरण दे दीजिए, हमको रहना है, फिर इसके बाद हमको बार बार अप डाउन करना पड़ता है, हमको रूम दे दीजिए, हम आपके यहाँ रह लेंगे, एक रूम में पड़े रहेंगे, फिर उस रूम में थोड़ा सा रूम को मेरे सेपरेट कर दीजिए, दिक्कत होती है, फिर उस रूम में ला के सामान भरना शुरू कर दिए और धीरे से आपके ही घर पे कब्जा कर लिए, अब पूरा शासन करने लग गए। ये वही कहानी है। तो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए आप लोग इससे सजग रहेंगे, इतिहास न दोहराया जाए, ठीक है। इतिहास में वही चीज़ दोहरानी चाहिए जो अच्छी थी, और अच्छी में क्या हुई क्या नहीं हुई बातें, वो सब हम लोग इसी से समझेंगे। इसीलिए शिक्षा का यही महत्व है कि हम लोग हर बात को जानें और समझें। तो अब बात आती है क्या, अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए पहली बार यहाँ कोशिश की गई कि ओपन कंपटीशन हो। जिस सिविल सर्विस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं आज के डेट में, उस सिविल सर्विस में compete करने के लिए, कंपटीशन में बैठने के लिए, सिलेक्शन के लिए पहली बार अटेम्प्ट किया गया, कोशिश की गई, बट नेग्लेक्टेड, निगेटेड, उसको निगेट कर दिया गया, मतलब कैंसिल कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। किसने किया, क्योंकि अपोजिशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो बॉडी थी वो कहाँ बनी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बने थे ये, और इनका काम क्या था, कमर्शियल अफेयर्स को देखना। इन लोगों ने अपोज किया, मतलब विरोध किया कि जो डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है सिविल सर्वेंट्स का, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अटेम्प्ट तो हुआ, लाने की कोशिश तो की गई, लेकिन ला नहीं पाए। अब बात आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या करता है, इस्टेब्लिश सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो गवर्नर जनरल का जो पद था, उनके सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनकी जो विधायी परिषद थी, उसको अलग कर दिया गया। दैट इज, उसको क्या बोला गया, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, ठीक है। और ये कैसे काम कर रहा था, फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट, ये एकदम मिनी पार्लियामेंट की तरह, मतलब छोटी संसद की तरह ये काम करता था। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, वो मिनी पार्लियामेंट के तौर पर काम करता था। या हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा पहला पार्लियामेंट यहाँ से दिखना शुरू हो जाता है हमारे भारत के संविधान में, ठीक है, जो कि अंग्रेजों द्वारा स्टेब्लिश हो रहा है। अब इंट्रोड्यूस एंड ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब उनकी नियुक्ति के लिए और उनके सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1853 में, 1853 में, ठीक है। और 1854 में कौन आता है, मैकॉले कमेटी, फेमस नाम है, आप लोग सुने होंगे। मैकॉले कमेटी स्टैब्लिश होती है 1854 में। द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, ये कमेटी किसके लिए बनी थी, यही जो इंडियन सिविल सर्विस के लिए, मतलब जो हम लोग आज सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए कोशिश करते हैं सभी लोग, वो सिस्टम लाया किसने, मैकॉले कमेटी ने। मैकॉले कमेटी, कोई कमेटी बनती है तो क्या करती है, अपना रिपोर्ट लगाती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस सिफारिश को अगर मान जाती है तो वो एक्ट बन जाता है और वो लागू हो जाता है। मैकॉले कमेटी ने क्या किया, इंडियन सिविल सर्विस के लिए काम किया और वो इंट्रोड्यूस हो गया। फिर आता है एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड।
कंपनी का रूल एक्सटेंड हो रहा था ना, यहाँ पे कंपनी यहाँ 20 साल के लिए आगे गई, यहाँ पर भी कंपनी का रूल एक्सटेंड किया गया कि आप अभी अगले कुछ साल तक यहाँ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया था, जैसे स्पेशली यहाँ बताया गया ना 20 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड, कोई पर्टिकुलर पीरियड को यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है। जो कि क्या बता रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, इट इंडिकेट दैट कंपनीज रूल्स कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक। जब भी पार्लियामेंट चाहेगी, कौन पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट जब भी चाहेगी कंपनी के रूल को रोक सकती है, कंपनी का जो हक है, अधिकार है, उसको समाप्त कर सकती है, जो उसका फंक्शनिंग है उसको बंद कर सकती है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसलिए सारे जो एक्ट हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, उनके की पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं। सब में 2 पॉइंट 3 पॉइंट ही लिखा गया है। जो लोग सिविल सर्विस मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनके दिमाग में बैठाने के लिए एकदम शॉर्ट में बनाया गया है ये। एक बार आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैसे इसका जो PDF फॉर्म है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इसके बाद जो पॉइंट्स हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ये जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है इसमें 6 नए मेंबर लाए गए। ठीक, वो 6 कौन मेंबर हैं, 4 अपॉइंट हो रहे हैं, 4 अपॉइंटेड बाय लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मतलब प्रांत की जो सरकारें हैं, वहां से इन 4 लोग को, मतलब यहाँ 4 भारतीय आ रहे हैं, उनको रखा जा रहा है, ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के तौर पर। और 2 जो है वो ब्रिटिश आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं। ठीक, तो 6 जो बॉडी है उसमें 4 भारतीय हैं और 2 ब्रिटिश हैं। और इसके बाद इस तरह से यहाँ पर कंपनी रूल एंड होता है। कल हम लोगों ने कंपनी रूल देखा था, आज हम लोग पहुंच गए हैं द क्राउन रूल पे। यहां से स्टार्ट होता है क्राउन रूल और ये स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।